नमस्कार साथियों। जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज के तहत आज मेरा लेक्चर 3 है। और जो जून 2022 में जो पेपर एनटीए के द्वारा लिया गया था, दिसंबर और जून का एक साथ मिला करके एक एग्ज़ाम लिया गया था और सिर्फ 2 पेपर जो है उस पेपर को हम लोग देख रहे हैं। और पेपर 2 हिंदी साहित्य जो है जिसका कोड 20 है, उस पेपर को अब हम इस सीरीज के तहत देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस नेट जेआरएफ में के तहत जो हमारा टैगलाइन है PYQ से सिलेक्शन तक, उसमें आप जा कर के देखेंगे कि तकरीबन मतलब 30 वीडियोज कंप्लीट हो गए हैं, लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं हमारे द्वारा। तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे और इसे चेकआउट करेंगे और उसमें ये मतलब डिटेल एनालिसिस किया गया है, जिसमें 2025 का जो पेपर है जून का वो रिसेंटली पेपर, 24 का पेपर और साथ ही साथ जो 23 का पेपर है उसमें भी उसे कंप्लीट किया गया। और साथ ही साथ हमारे इस जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पर आप अगर आते हैं तो इसके प्लेलिस्ट पे अगर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी वाली पुस्तक, उसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बनवाया जा रहा है साथ ही साथ। और हमारी टीम के द्वारा, और ये तो हमारा देख ही रहे होंगे कि मतलब जो PYQ सीरीज को एकदम अच्छे से करवाया जा रहा है, इसमें तो कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। और साथ ही साथ इस में हमारी टीम के द्वारा यूनिट 7 भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, यूनिट 2 भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ पेपर 1 जो होता है, जो मतलब जो सभी के लिए मतलब विद्यार्थी के लिए होना 50 क्वेश्चन करना होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छे से मतलब सर के द्वारा बिल्कुल अच्छे से करवाया जा रहा है। KVS मदान जो यहाँ पे देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, KVS मदान की बुक को बिल्कुल फ्री हैंड लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ मतलब बताया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल जाइए और इसे देखिए, क्योंकि ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा जेआरएफ मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि यहाँ से जुड़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी और सारे मतलब टीम आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आप जुड़े, अपने साथियों को भी बताएं। तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन हमारा जो सीरीज होगा उस सीरीज के तहत हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आज जो मेरा क्वेश्चन होगा वो 40 से 60 तक के बीच में होगा। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आज का 41 क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, 41 क्वेश्चन दिख रहा है कि रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मतलब ये रीति साहित्य के बारे में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या अपना विचार व्यक्त किए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी आपको देना है। और 4 यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन, और यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन इसमें से 2 सही है, कौन 2 गलत है। तो चलते हैं, हम लोग जो भी आंसर करेंगे वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर की होगा उसके माध्यम से देखेंगे। और साथ ही आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट में दें कि मैम मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से ये आंसर होगा। तो देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। बिल्कुल ये मादक कविता का साहित्य था, जैसा कि हम लोग इसमें श्रृंगारिकता का बहुत ज़्यादा मतलब अतिशय प्रयोग किया गया था, ये ऐसा हम लोग देखेंगे। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती, नहीं, रीति कविताएं तो बिल्कुल मतलब श्रृंगारिकता को लेकर के चली थी और राजा के आश्रय में रह करके जो कविताएं मतलब जिसका वर्णन किया जाता था, उसमें सामाजिक चेतना का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। तो ये लाइन आपका कट जाएगा। तो बी कट गया, तो देखिए कि आपका आंसर कौन कौन सा हो सकता है। ए तो होगा और बी कट गया, तो या तो आपका AC सही होगा या तो AD सही होगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट लेंगे कि कौन सा पहले नहीं होगा इसको हटा लेंगे और कौन एक सही होगा उसको आप पहले देख लेंगे। सी देखते हैं, रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है, ये सही है। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजाश्रयों से विमुख होने लगा था, नहीं, अभी तो मैंने बताया आपसे बात की कि रीति कवि जो थे वो एक तो सबसे ज़्यादा श्रृंगारिकता का बात करते थे और साथ ही साथ जो मतलब जिस दरबार में वो रहते थे उस दरबार में मतलब राजा का श्रेय में रहता, राजा से विमुख नहीं, राजा के सम्मुख रहने के लिए वो और ऐसा करते थे। सम्मुख यहाँ पे अगर रहता ये लाइन तो ये सही रहता। तो आपका आंसर डी कट गया। तो अगर बी और डी कट गया तो आपका आंसर क्या हो गया, सी सही हो गया।
यानी कि ए सी के आधार पे आपका आंसर जो हो गया वो 1 हो गया, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो 41 का क्या होगा आंसर 1। ये दोनों क्यों कटा ये भी आपको पता चल गया। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को जब करते हैं तो केवल आंसर नहीं बताएंगे आपको कि हाँ 41 का ए हो गया, आप लोग 1 मार लीजिए, नहीं 1 क्यों होगा ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसी तरह आप क्वेश्चन को अगर इस तरह से 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका JRF नेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार आप करके ट्रस्ट करके देखिए। 42 क्वेश्चन आज का 42 क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा मतलब साहित्यकार है जिसके मतलब जिसके जीवन पे उपन्यास लिखा गया। तो एक तो हम लोग जानते हैं मानस का हंस तुलसीदास के जीवनी पे लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा, एक तो बी होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये को साहित्यकार नहीं, एक ऐतिहासिक मतलब ये था वर्णन है इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा में, तो ये नहीं होगा। और खंजन नयन जो है ये सूरदास के जीवनी पे लिखा गया है, सूरदास, और इसके लेखक भी अमृतलाल नागर जी ही हैं। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। अब महासमर ऐसा नहीं है, तो बी और डी के आधार पे, तो बी और डी देखिए कहाँ पे आंसर 1 होगा। 42 का आंसर 1। तो आप लोग इतना जानकारी ले लिए, तो आप लोग अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मानस का हंस तो आप लोग जान ही गए कि ये तुलसीदास के जीवन का है, तुलसीदास की जीवन इसमें रखा गया है। और खंजन नयन में जो है सूरदास के जीवन, देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। खंजन नयन मतलब क्या होता है आँख, और सूरदास के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सूरदास के पास आँख नहीं था, वो उनका आँख फूटा हुआ था। तो आप ऐसे याद करने के लिए ये कोड रख सकते हैं कि सूरदास मतलब नयन जैसे नाम आएगा तो सूरदास का जीवन, ऐसे आप लोग ध्यान पे रख सकते हैं। और इनके लेखक दोनों के लेखक हैं अमृतलाल नागर, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, अमृतलाल नागर। इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते चले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछेगा, और आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन गलती होती है तो फिर मान के चलिए कि आप अगली बार के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा तो जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें बाण भट्ट के जीवन को यहाँ पे रखने का एक मतलब जो दरबारी कवि थे उसके बारे में वो उन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो एक प्रकार का ऐतिहासिक मतलब कथा है, न कि ये साहित्यकार के जीवनी को यहाँ पे रखा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं 43 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे मतलब ट्रेंड में चेंज हुआ ये आप लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन था 1 फैक्ट 2 फैक्ट वाला था, आप 4 फैक्ट दे रहा है और आपको कह रहा है कि इसमें से कौन 2 सही है कौन 2 गलत है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इसी बार अगर संभव हो तो नेट JRF करके निकल के एडमिशन ले लीजिए PhD में। जैसे जैसे समय बीतेगा क्वेश्चन का पैटर्न समय के साथ क्वेश्चन जो होता है एग्जाम टफ ही होगा। तो 43 क्वेश्चन देखिए कि इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। अब इसमें भिखारी दास है और भिखारी दास जो रीतिकाल के कवि है उनके बारे में उनकी कुछ रचना है वो आपको जानकारी मांग रहे हैं। रीतिकाल के कवि ये ध्यान पे रखेंगे, और इनके रचना में देखिए कि कौन कौन रचना, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। 43 का जो है वो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये निर्णय जिसमें लगा हुआ है वो इनकी रचनाएं हैं, यानी कि ए और सी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा 43 का 1 हो जाएगा, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो आप देख लेते हैं। अब मान के चलिए कि ये काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय तो भिखारी दास की रचना है जो रीतिकाल के कवि है, प्रसिद्ध कवि है। अगर अंग दर्पण और रस पीयूष निधि को है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको आयोग इसी से क्वेश्चन पूछ ले कि अब बताइए कि अंग दर्पण किसकी रचना है। तो अगर आप काम करके नहीं जाएंगे तो कैसे आप इसका आंसर करेंगे। केवल आंसर जान लेना कि हाँ इसका आंसर ए और सी के आधार पे 1 होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि अंग दर्पण और रस पीयूष निधि के लेखक कौन है, ये आपको जानना होगा। तो चलते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अंग दर्पण जो लिखा गया है वो, एक सेकंड साथियों, अंग दर्पण के जो लेखक हैं वो रसलीन है, और यहाँ से नेक्स्ट टाइम निश्चित रूप से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और रस पीयूष निधि का है सोमनाथ। बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स इसी तरह से बनाते चलेंगे साथ ही साथ, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत इजी होगी और आपका 1 टाइम में क्रैक होगा JRF।
आप एकदम ट्रस्ट करें, बिल्कुल 10 ईयर्स का। इसी तरह से अगर आप PYQ कर लेते हैं, मेरे जो प्लेलिस्ट पे जाइए, PYQ से सिलेक्शन तक का सीरीज उसको कीजिए और अपने फ्रेंड और जो भी फैमिली मेम्बर है उनको भी शेयर कीजिए। चलते हैं आज का 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन कह रहा है, जेहि न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है। ये 2 पंक्ति दे दिया गया है और इस 2 पंक्ति में से आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या अर्थ है। तो जेहि न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा मतलब मित्र जो मित्र के दुख से अगर दुख नहीं होता है तो उसका जीवन जो है मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसका जीवन बिल्कुल पाप के समान, उसको देखना बिल्कुल पाप के समान है। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे ऐसा वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जो मित्र के दुखों से दुखी नहीं था उसे देखना भी पाप है। तो बिल्कुल ये लाइन सही है। दुख का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं। देखिए कितना निगेटिव लाइन है। कोई भी लेखक इस तरह का लाइन, निगेटिव लाइन, वैसे कभी आप क्वेश्चन जब ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं पता हो तो आप एक बात कॉमन सोचेंगे कि कोई भी मतलब जो साहित्य के व्यक्ति होंगे या साहित्यकार होंगे वो इस तरह का निगेटिव बात नहीं लिखेंगे, क्योंकि समाज के बारे में हम लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो दर्पण कहने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि पॉजिटिव चीज़ कहीं ना कहीं वो मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो बी हट गया, तो आपका बी जैसे ही हट गया देखिए आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव लाइन है कि दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो फिर मित्र की आवश्यकता क्यों है। बी हट गया तो आपका आंसर वैसे आ गया। ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, बिल्कुल नहीं, एकदम निगेटिव लाइन। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें लाभ हानि से ऊपर की बात हो, इसमें लाभ हानि का कोई जिक्र ही ना हो, ऐसी होनी चाहिए, ये भी निगेटिव लाइन है। मित्रता का निर्वाह न करने वाले को देखना भी पाप है। देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि पाप से मतलब तुलना किया गया, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसको उसका रूप भी देखना कहीं ना कहीं पाप है। तो ए और डी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। जिस क्वेश्चन को आपको एग्जाम हॉल में पढ़ने के बाद लगे कि इसका आंसर तो हमने जाना ही नहीं, मतलब क्या होगा, तब बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सही कीजिए और उसी के साथ आप जाने का प्रयास कीजिए। आपका 80-90% चांस है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। छोड़े नहीं क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब कितना अच्छा मतलब साहित्य के क्षेत्र में अपना व्यक्तित्व रखे हुए हैं कि मतलब उनका हर बार क्वेश्चन पूछता ही है आयोग। तो 45 का तो जानते हैं कि इनकी रचना के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखें कि आपको किसके बारे में ये कंफर्म है कि ये इसकी रचना तो नहीं है। जैसे मैं अगर एग्जाम हॉल में रहती तो मैं ऐसे सॉल्व करती। उम्र खयाम की रुबाइयाँ, तो हम जानते हैं कि उम्र खयाम के बारे में NTA इससे पहले भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी आयोग पूछ चुकी है उमर खयाम। था उमर खयाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, राय बच्चन जी का है। तो ये जब अगर हट गया तो देखिए कि कौन कौन ऑप्शन आपका हट जाएगा। तो 1 और 4 तो आपका ऑप्शन हट गया। अब बी दोनों में है यानी बी होगा। और अब ए और डी में देखिए कि कौन सा आंसर होनी चाहिए। तो अब देख लीजिए कौन सा होनी चाहिए, बी होगी। और 45 का जो आंसर मतलब आयोग ने लिया है वो यानी कि प्रेम माधुरी और सतसई श्रृंगार, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये 2 रचना है, सतसई श्रृंगार और प्रेम माधुरी, यानी कि 45 का 3। 50-50 जब आप आंसर में आ जाएं एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को अपने सेंस के आधार पे, आपके मतलब गेस के आधार पर बिल्कुल आप क्वेश्चन को बनाएं। और अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी लेंगे हम लोग आगे की, कि इसके साथ और जो रचनाएं हैं वो किसकी है। ये अगर देख लेंगे तो कहीं कहीं नेक्स्ट टाइम जो PYQ आपको पूछा गया है पिछले या 2023 के आसपास ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, ये आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। तो
5 का तो हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर ए बी होगा, यानी ये दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देख लेते कि जॉर्ज वंदना किसकी रचना है। तो जॉर्ज वंदना जो रचना है ये श्रीधर पाठक जी का है, श्रीधर पाठक। ये आप भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इसका, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपका बन जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो देख लिए उम्र खयाम तो हरिवंश राय बच्चन जी का है और जॉर्ज वंदना श्रीधर पाठक जी का है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हमारा कह रहा है शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। आप देखिए कि शाब्दी व्यंजना के प्रकार कौन कौन सा है। तो एक तो लक्षणा मूला है और अभिधा मूला है। लक्ष्य संभावना और आर्थी व्यंजना ये दोनों नहीं हैं और ये दोनों है। तो बी सी किस में है, बी सी 2 में है, यानी कि 46 का 2 और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब हम लोग शाब्दी व्यंजना के 2 भेद जानते ही हम लोग की लक्षणा मूला है और अभिधा मूला है। तो उसके आधार पे अगर ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल मतलब हेडलाइन से क्वेश्चन है, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन कह रहा है आई.ए. रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। तो आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में तो जानते ही हैं हम लोग, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किए हैं कि ये लोग मतलब काव्य से रिलेटेड इन्होंने बहुत बात किया है और ये एक प्रकार के ये सब दार्शनिक के अंतर्गत इन लोग को रख सकते हैं हम, विचारक को। तो चलते हैं 47 का जो होगा आयोग ने क्या आंसर लिया है और क्या होनी चाहिए। तो 47 का जो है छद्म कथन की प्राथमिकता, ये इनकी मतलब काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। और सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता नहीं, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता इसमें नहीं है, आई रिचर्ड्स में नहीं है। और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, हाँ राग और छद्म कथन की विशेषता है इसमें। तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता इसमें तथ्य का और सूचना का इसमें ऐसा कोई मतलब ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो ए और सी के आधार पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 47 का 3, यानी कि छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो आप लोगों ने देखा कि 47 का जो है आंसर वो 3 होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 48 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेवा तट, देखिए रेवा तट इससे पहले भी पूछा गया है। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है। तो रेवा तट के बारे में आपको सही बातें पकड़नी है कि इसमें सही कौन सी। 4 पंक्ति दे दिया, 4 पंक्ति में 2 पंक्ति, देखिए आंसर जो है 2 ही सही कोई होगा, 2 गलत होगा। तो देखते हैं अब कौन कौन से होगा। तो 48 का जो है गजनी नरेश, ये जो कह रहा है गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया, ये सही है। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया था, नहीं, दबाव में आकर के ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ये जो लाइन है ना दबाव में आकर के, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है और एक्सट्रीम लाइन है की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ तक मतलब रेवा तट आप जब पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो का ये एक प्रकार का मतलब सर्ग है, ये 27वां सर्ग है। और जब चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब उन्होंने दबाव में आकर के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया था, ऐसा नहीं था। तो बी जिस में नहीं है तो वो आंसर तो आपका कटेगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो 2 और 4 में से ही कोई एक होगा। तो चलते हैं अब। सी तो होगा, सी दोनों में है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, यानी सी तो होगा। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। देखिए जब यहाँ पे ससम्मान की बात आ जाएगा तो यहाँ पे दबाव की बात कैसे हो जाएगा। एक लाइन दूसरे लाइन पंक्ति से एकदम लग रहा है कि कंट्राडिक्ट है, विरोधाभास है। तो सी होगा और बी नहीं होगा। अब चलते, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो है मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए। ए और सी तो हमारा सही हो रहा है। डी ने मतलब ये यहाँ पे ये गलत है।
पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। नहीं, ऐसा भगा नहीं दिया था वो उन्होंने। जब आप पढ़ेंगे हमारे ही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल ये भी यूनिट आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, तो बिल्कुल पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर पाएंगे। तो चलते हैं कि आज का ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो 2 आंसर होगा। अगर हमारा डी कट गया तो ये भी आंसर कट गया, यानी कि 48 का 2 ऑप्शन 2। आपका आंसर जो होगा 48 का 2, क्योंकि ये दोनों लाइन ज़्यादा मतलब सही लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, रेवा तट समय के अकॉर्डिंग। अब रेवा तट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लेंगे कि रेवा तट समय है कहाँ से। रेवा तट समय जो है ये 27वां सर्ग, सर्ग मतलब समय, ऐसे ध्यान पे रखेंगे, समय सर्ग है ये ध्यान पे रखेंगे। और ये पृथ्वीराज रासो से मतलब का एक प्रकार का सर्ग है। और इसमें पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये इनके मतलब इनके जो लेखक है पृथ्वीराज रासो के, वो चंद्रवर दाई है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, चंद्रवर दाई, ये ध्यान पे रखें। इतना फैक्ट अगर आप करके जाएंगे, एक सेकेंड साथियों, चंद्रवर दाई, तो इतना फैक्ट याद रखेंगे कि रेवा तट समय 27वां सर्ग है, पृथ्वीराज रासो का ये मतलब से ये खंड है, और ये चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया है। तो ये इस 4 पंक्ति में 2 पंक्ति सही है, बाकी 2 पंक्ति गलत है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 49 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। मतलब ये 2 पंक्ति दे दिया है कबीरदास की। कह रहा है कि सुखिया सब संसार है कि मतलब खा रहा है और सो रहा है आराम से, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। तो अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कबीरदास के मतलब संदर्भ में, ये आपको बताना है। कविता की सही प्रतिपाद्य है। तो देखते हैं हम लोग जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण संत थे और राम को उन्होंने एक अलग रूप में स्थापित किया है। वो दशरथ पुत्र राम को राम नहीं मानते, उन्होंने एक ब्रह्म को अपना राम का स्वरूप माना है। तो इसके संदर्भ में देखेंगे, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है। नहीं, ये मीनिंग तो नहीं हो सकता है। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे, नहीं बिल्कुल नहीं। कबीर तो बिल्कुल ही मतलब आर्थिक संपन्नता को तो बिल्कुल वो सही संदर्भ में देखते नहीं थे। तो कबीर का तो एक ही था कि वो संसार के नश्वरता को मतलब वो जान चुके थे, और राम के प्रति जो उनकी तरफ थी उसके बारे में वो बार बार अपनी रचना लिखते थे कि राम को उन्होंने किस किस रूप में, मतलब कभी प्रिय के बारे में, कभी पति के रूप में, कभी बहू के रूप में, मतलब उन्होंने उनकी मतलब रचनाएं लिखी है। जब आप कबीर के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कबीर को मतलब राम के प्रति कितनी तरफ थी। जैसा कि अभी इससे पहले भी मैंने PYQ में कराया है कि चौसरिया के खेल में जुग मिलन की आश्रय, नर्द अकेली रह गई नहीं कोई मिलन की आश्रय। तो मतलब हुआ कि मतलब बिल्कुल मिलने की एक जो उत्कंठा उनमें बहुत थी। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी। बिल्कुल ये पॉजिटिव लाइन है एकदम। देखिए कि इस लाइन में मतलब कितनी तरफ है। आप जब को नहीं समझ में आए तो आप कबीर के भाव को अगर समझते होंगे तो आप बिल्कुल इस लाइन को पकड़ लेंगे कि अच्छा हाँ, उनकी भाषा ऐसी ही रही होगी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे जानते हुए भी बेपरवाह थे। हाँ बिल्कुल बेपरवाह थे, तभी तो वो खाते थे और सो जाते थे। बिल्कुल इस तरह की कि मतलब मुझे तो सारी ज़िंदगी इसी ज़िंदगी में रहनी है। लेकिन कबीर को यह आभास हो चुका था कि ये संसार बिल्कुल नाश्वर है। एक समय ऐसा आएगा कि इस संसार को छोड़ करके हमें अपने राम के पास जाना होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, ऐसा वो जानते थे। इसलिए वो उनमें तरफ थी राम को जानने की, उस ब्रह्म को जानने की, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो C और D आपका सही लाइन है और B आपका गलत है। तो B के आधार पे तो ये गलत हो गया, बिल्कुल निगेटिव लाइन है। और C सही है, D सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि 49 का 3। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक बात और थोड़ा ध्यान पे रखेंगे कि कबीर की जो रचना है, कबीर बहुत काफ़ी अच्छे संत रहे हैं। साखी, शबद, रामायणी, ये आप लोग ध्यान पे।
एक सेकेंड। कबीर दास की रचना, ऐसे आप ध्यान देंगे। साखी शबद रमैनी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन कह रहा है, आए जोग शिखावन पारे पद से संबंधित सही तथ्य है। आगे आए जोग शिखावन पारे, ये तो आप जानते हैं कि भ्रमर गीत सार से लिया गया है और ये गोपियों के द्वारा उद्धव को कहा गया है। और ये भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास के द्वारा मतलब लिखा गया, जिसका संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये भी आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। तो अब चलते हैं कि क्या जब गोपी और गोपियाँ और ये क्या कहते हैं उद्धव का जो संवाद है, उसमें आप बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी आप समझ रख लेंगे तो उन दोनों में जो वार्तालाप हुआ था यही हुआ था कि उद्धव गए थे गोपियों को मनाने के लिए कि कृष्ण के छवि को भूल जाओ और मेरे निर्गुण राम ब्रह्म को अपना लो, योग करो और बाकी ये शगुन में विश्वास मत रखो। लेकिन हुआ उल्टा कि गोपियाँ बिल्कुल उद्धव को ही सिखा दी, कहीं कि आप मतलब हमें कह रहे हैं कि मैं दूध भात ना खाऊं, घी ना खाऊं और हवा पी के रहूं। सो पेट जो है घी दूध भात खाने से भरता है, ना कि हवा पीने से। जो उसका है कि मेरे हृदय में पूरे कृष्ण की छवि बसी हुई है, तो मैं कैसे मतलब वो कहती है कि मैं फिर कैसे, दूसरा हृदय है ही नहीं तो मैं कैसे उसमें योग करूं, साधना करूं, निर्गुण ब्रह्म को मानूं। ऐसा माना जाता है कि दोनों के संवाद में गोपियाँ शगुन का यहाँ पे विजय दिखाया गया निर्गुण के तुलना में। उद्धव वहाँ पे हारते हुए मतलब गए हैं और गोपियाँ जो है मतलब शगुन का कहीं ना कहीं वहाँ पे वर्चस्व स्थापित किया गया। ये आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भ्रमर गीत सार का जो है गोपियाँ और उद्धव का जो वार्तालाप होता है, तो इसके इस लाइन का में भी यही कुछ इसी तरह का अर्थ है। तो आप लोग देखिए, मैंने कुछ थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स दे दिया, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। गोपियाँ खुश होकर कहती है, पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। नहीं, ये खुश होकर तो नहीं कहती है कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए, नहीं। हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो कृष्ण से मतलब बोलती है कि पूरे मतलब सर्वोच्च मेरे जो राम है वो कृष्ण ही है, ईश्वर हमारे लिए कृष्ण ही है, तो कैसे मैं किसी और को अपने हृदय में जगह दे दूँ। तो बी हो गया। दूध घी भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। ये भी लाइन है। जब वो कहता है कि योग करो, ये इस तरह से मतलब ये करो, तो वो कहती है, वो उदाहरण देती है कि दूध घी भात खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा। योग एक प्रकार का हवा है और हवा पीने से पेट तो भरती नहीं है। हमें कुछ दिखता नहीं है तो हम किसकी साधना करें, किसकी आराधना करें, ऐसा वो कहती है उद्धव को। गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी हमारे गाँव में चोर पकड़ने नहीं, इस तरह का निगेटिव लाइन वो नहीं बोलती है। संवाद होता है लेकिन बिल्कुल एक लहजे में रह करके, बिल्कुल एक सम्मान के साथ मतलब यहाँ पे व्यंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी लाइन ऐसा बोल दिया, इस तरह का नहीं किया गया है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो BC 50 का 2, यानी कि 50 का 2 हो जाएगा। B और C सही है और A और D जो गलत है। और बाकी इसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा जो मतलब लिखा गया है, रचना है उसके द्वारा है। भ्रमर गीत सार नाम इसलिए दिया गया है कि जब दोनों के बीच में मतलब संवाद हो रहा था गोपियाँ और उद्धव के बीच में, तो वहाँ पे एक भौरा जो था वो मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब गुनगुना रहा था, मतलब उसी के आसपास चक्कर काट रहा था, तो इसलिए उस नाम को मतलब जो है टाइटल है इसको भ्रमर गीत बनाया गया है, ऐसा आप लोग समझेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 क्वेश्चन कह रहा है, निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य है। निरख सखी खंजन आए, हाँ तो इसके बारे में तो आप लोग बताइए क्या होगा। निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य है। देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। 51 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि A और C सही है। देख लेते हैं कौन सही। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल ये सही है।
उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया इसलिए कामदेव डर कर भाग गया। देखिए ये निगेटिव लाइन है, कामदेव डर कर भाग गया। यहाँ पे कामदेव का कहाँ से जिक्र आ गया? और कामदेव वो भी डर कर भाग गया, ये बिल्कुल नहीं होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो इसी तरह जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आए ऑप्शन में कि समझ में नहीं आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, सिलेबस में बहुत डेप्थ क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाना है। ये लाइन अगर रहेंगे, अगर आप एग्जाम में रहेंगे तो इस लाइन को सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि ये लाइन बहुत निगेटिव लाइन है। तो अब चलते हैं। उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मुस्कुराए इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। नहीं, इस लाइन से एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ए और सी सही है, यहाँ पे ये दोनों लाइन गलत है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और इसके जानने के लिए ये जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से आप करके थोड़ी सी इस पर आप डेप्थ काम कर लेंगे, और बिल्कुल यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप कॉमन सेंस से बनाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 52 क्वेश्चन कर रहा है, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणव की इस तममय हृदय पुलिन में उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। 52 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि ए और बी। दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, ये सही है। प्रेम के आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, ये भी सही है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी, ये नहीं है, यहाँ पे नहीं बहा सकी निगेटिव है। बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे, यहाँ भी निगेटिव लाइन है, ये भी नहीं होगा। जिसमें थोड़ा सा नहीं लगा रहा है, निगेटिव लाइन रहे या एक्सट्रीम वर्ड रहे, तो थोड़ा सा उसको सेंटेंस में आपको रुकना है और सोचना है, और फिर हो सके तो उस सेंटेंस को आप मैक्सिमम जगह तो वैसे गलत ही लिया जाता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है कि सही भी लिया जाता है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाले सेंटेंस है उसको ले, और नेगेटिव वाले जो सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा उसको काटने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कि ये जो मतलब है इस तरह का इसका निकल रहा है, और ये जो क्वेश्चन है नीरव सखी ये खंजन गीत, ये जो है वो जयशंकर प्रसाद, ये जो 51 का है उस जयशंकर प्रसाद द्वारा जो आंसू कविता है उससे लिया गया, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। ये मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख किया है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। मैंने इसका बताना भूल गई थी, तो अब मैंने सोचा कि बता ही दो। तो 52 का आप लोगों ने देख लिया कि नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, तो इसका 1 और 2 सही है, बाकी जो नहीं वाला है वो गलत है। तो ए बी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन, इतना डिटेल मतलब एनालिसिस पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों स्टूडेंट से एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हों तो बिल्कुल वहाँ भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शेयर करें, क्योंकि अच्छे चीज़ों का शेयर अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज के लिए मतलब साहित्य पढ़ने का फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो चलते हैं। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। मानस का हंस तो हम लोगों ने पढ़ा या अभी चर्चा भी किया है कि मानस का हंस जो है ये उपन्यास है, और इसमें तुलसीदास के जीवन के बारे में लिखा गया। ये 1972 का उपन्यास है, और इनके लेखक जो है अमृत लाल नागर, ये ध्यान पे आप रखेंगे। और तुलसीदास के जीवन के में लिखा गया है। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है, तुलसीदास जी की जीवनी है इसमें, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब इसमें और क्या क्या है सो देख लेते हैं। राम और काम का द्वंद्व है, बिल्कुल है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है।
उपन्यास में पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, बिल्कुल आसक्ति इसमें दिखाई गया। संसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम, ऐसा नहीं है। तो ए और बी के आधार पे आपका आंसर 3 हो जाएगा, यानी 53 का 3 आंसर। इतना जानकारी को आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है। पत्नी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा आसक्ति था, प्रेम था, उस ऐसा भी वर्णन किया गया है। और जब वो मतलब हाँ, इसमें ऐसा भी एक कहानी लिया गया है कि तुलसीदास जो है मतलब पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जब बारिश हो रही होती है तो एक सांप के माध्यम से, सांप को मतलब एक रस्सी समझ करके पार करके जब वो घर पहुंचते हैं, तो जब उनकी पत्नी जो है उसे कहती है कि इतना प्रेम जो आप हमसे करते हैं वो कहीं कि मतलब ईश्वर से करते, राम से करते, तो वो अगर आपको भी मिल गए होते। तो यही बात ने उसे बहुत मतलब अंदर से मतलब बहुत झकझोरता है ये बात, मतलब पत्नी का ये बात बहुत झकझोरता है। और वो वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसी के बाद वो राम के प्रति एक अटूट मतलब क्या कहते हैं प्रेम में आते हैं। और उसी के बाद से उन्होंने एक तुलसीदास के मतलब वो रामचरितमानस की एक रचना करते हैं, वहीं से वो एक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसा मानते हैं। इसलिए इस कहानी को आपको साथ मैंने मतलब एक शॉर्ट ब्रीफ में शेयर किया है कि यहाँ पे लिखा हो कि पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति के बारे में है, तो है ऐसा, ये ऐसा स्टोरी मतलब बताया जाता है। तो चलते हैं 53 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन हमारा कह रहा है तमस उपन्यास में वर्णित है। अब तमस उपन्यास तो हम लोग जानते हैं कि तमस उपन्यास जो है ये भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसमें जो है सांप्रदायिक बात है और विभाजन की पीड़ा का बात है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं होगा, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति नहीं, सांप्रदायिकता और विभाजन की स्थिति। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तभी मतलब लोगों के प्रति नफरत आ गया था। जैसे हिंदू मुसलमान को शक की नज़र से देख रहे थे, मुसलमान हिंदू को शक की नज़र से देख रहे। जब आपको इस तरह की अगर आपको स्टोरी को समझना हो तो इस तरह की पे बनी मूवी कुछ को आप देख सकते हैं। जैसे एक गदर एक प्रेम कथा जो मूवी है, इसका फर्स्ट जो है 1 उसको आप ज़रूर देखें। अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से ये कहानी को उपन्यास का थीम समझने में हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, बिल्कुल मूवी देखनी चाहिए, अच्छी मूवी हो, थीम पे हो तो बिल्कुल देखनी चाहिए। BC इसमें सही है क्योंकि तमस उपन्यास का यही कहीं ना कहीं विषय। और मैंने PYQ सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है ये बात को। तो 54 का 4 ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बाकी इस तमस उपन्यास के बारे में मैंने बहुत डिटेल जानकारी आप लोग को पिछले सीरीज में दिया है, तो वहाँ से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना ही लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 जो है धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है। तो धरती धन्ना अपना तो जानते हैं कि ये एक उपन्यास है और इसके लेखक जो है जगदीश चंद्र, और ये जगदीश चंद्र है। और ये दलित जीवन पे लिखा गया उपन्यास है। तो दलित जीवन तो होगा, स्वाधीनता आंदोलन पर नहीं, आपातकाल पे बिल्कुल भी नहीं, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पे लिखा गया। हाँ, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि को यहाँ पे बेस बनाया गया, यानी कि AB आपका सही है। तो बिल्कुल आप लोग ये इसका जब विषय पढ़ेंगे, विषय ही है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठ एवं दलित जीवन पर आधारित, ये ध्यान पे रखेंगे। और सांप्रदायिकता भी है यहाँ पे, सांप्रदायिकता नहीं, यहाँ पे मतलब दलित जीवन और पंजाब के क्षेत्र को आधार बनाया होगा। और दलित जीवन कैसा होता है उसको मतलब वहाँ पे उकेरने का प्रयास किया
किया गया है। ये आप लोग ध्यान पे रखें, यानी ए और बी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन आज का। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। देखिए अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि साहित्यकार के जीवन पे लिखा गया कौन सा ऐसा मतलब उपन्यास है, तो उसमें एक बाणभट्ट की आत्मकथा भी था, तो मैंने उसे काट दिया क्योंकि वो साहित्यकार के जीवनी पे नहीं है बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाओं का यहाँ पे वर्णन है। जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे उसके मतलब उसको कहीं ना कहीं आधार बनाया गया। देखते हैं तो वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, नहीं वैशाली और तक्षशिला का गणराज्य इसमें नहीं है। उदात्त प्रेम है, लोक संस्कृति का सजीव और रसिक्त अंकन है, ये भी है। ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति, तो नहीं ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति भी ऐसा नहीं है। और ये यानी ए और बी सही। उदात्त प्रेम का जिक्र है बाणभट्ट की आत्मकथा जो भाजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। इसमें उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन है, तो ए और बी आपका सही है और इसके आधार पे एक आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं कि ये उपन्यास जो है 1946 का है और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं, बाकी विषय तो आप लोग जान ही गए हैं। इससे पहले भी इस PYQ सीरीज में मैंने इस पर बहुत डिटेल चर्चा किया है कि इसका पात्र क्या कौन है नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 57 क्वेश्चन। सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं। अब सोजे वतन मतलब जो संग्रह की कहानियाँ है उसमें जानते हैं कि सोजे वतन मतलब प्रेमचंद का मतलब ये कहानी संग्रह है, ये आप लोग को पता ही होगा, तो उसमें आप देख लेते हैं। और सोजे वतन जो है कहानी संग्रह ये 1908 का है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, तो आप देख लेते हैं। 57 का जो है यही मेरा वतन है, ये है। और आहुति नहीं है। और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम ये है, मतलब प्रेम वाले बात जो आएगी ना इसमें आएगा, मतलब सोजे वो मतलब प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह आएगा उसमें देश प्रेम आएगा, तो ए और सी है। जुलूस नहीं है प्रेमचंद का, तो ए और सी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब आप देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं सोजे वतन के बारे में। सोजे वतन जो है प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयोग पूछ सकता है। प्रथम कहानी संग्रह है, ये ध्यान पर रखेंगे। टाइम पीरियड 1908 है, ये भी आप लोग ध्यान पर रखेंगे। इसमें यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम जो ये कहानी है जैसे दुनिया का अनमोल रत्न सोजे वतन में ही कहानी संग्रह में है। दुनिया का अनमोल रत्न जो है प्रेमचंद की जो कहानी है वो सोजे वतन में ही कहानी संग्रह में सोजे वतन, ये आप लोग ध्यान पे रखें क्योंकि ये हमारे सिलेबस में शामिल है, तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन। देखिए साथियों किस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकit इस तरह से अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे 10 ईयर्स के पेपर को 10 ईयर्स के पेपर को, तो आपका JRF नेट और नहीं तो JRF 1 टाइम में करेक्ट होगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए आप इस मेहनत को, इस प्रयास को बिल्कुल प्यार दीजिए और इसे अधिक से अधिक अगर पसंद आए वीडियो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं आज का 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन कह रहा है आकाशदीप कहानी के वर्णीय विषय है। यहाँ पे विषय पूछा है कि आकाशदीप जो कहानी है उसका विषय क्या है। तो आकाशदीप कहानी तो हम लोग जानते हैं कि ये 1929 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कहानी है। जयशंकर प्रसाद, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो और इसका मुख्य पात्र चंपा, बुद्धगुप्त
बुधगुप्त इसके पात्र हैं। और ये काफ़ी मतलब ऐसा माना जाता है कि इसमें एक पिता के हत्या का प्रतिशोध है, कहीं ना कहीं एक परछन प्रेम भी है। तो इस तरह से इस कहानी में मतलब वेश बनाया गया है। तो एक तो पिता का हत्या का प्रतिशोध है, विषय इसका है। तो बी जिसमें होगा वो आंसर आपका होगा, यानी बी। आप देख लेते हैं। आत्मसमर्पण, पुरुष की निरंकुशता, तो ऐसा नहीं है इसमें, डी हटाइए, डी हट गया। एक आपको सही मिल जाना चाहिए, एक आपको गलत मिल जाना चाहिए। अगर इतना कर लेते हैं आप कि अगर विषय के बारे में एक पता हो कि ये विषय है था और ये विषय नहीं था, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मुझे एक पता था कि पिता के हत्या का प्रतिशोध है इसमें, और पुरुष की निरंकुशता का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे, मेरे बिल्कुल यूनिट 7 हमारे मोहिनी मैम के द्वारा इसी टीम पे पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, और शॉर्ट नोट्स भी बनवाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बिना देरी किए जाइए प्लेलिस्ट में, चेकआउट करिए और यूनिट 7 को सर्च मारिए, और पूरे जो 17 कहानी लगी हुई है हमारे सिलेबस में, जा करके बिल्कुल पढ़िए बिना समय गंवाए। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने को, कहानी इतना अच्छा से पढ़ाया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पिता की हत्या का प्रतिशोध और परछन प्रेम, यानी बी और सी के आधार पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी 58 का एक आंसर। क्योंकि आत्मसमर्पण नहीं है, डी तो होगा नहीं, और ए भी कट गया, तो आपका बी और सी ही आपका आंसर बचता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 58 का 1 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 59, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र है। देखिए, राजा निर्वंशिया जो कहानी है, जिसमें चंपा, चंदा, जगपति और 2 पात्र जो है उसके बच्चन सिंह के आधार पे जो मतलब पात्र है, उसके आधार पे क्या कहते हैं, बच्चन सिंह, जगपति, सरदारी लाल नहीं है और महेश पांडे भी नहीं है, और चंदा, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे, चंदा एक पात्र है। तो बी और डी किस में है, बी और डी देखिए कि कितना हल्का क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो कि इस कहानी में कौन कौन पात्र है तो आपको बन जाएगा। तो 59 तो जानते हैं कि राजा निर्वंशिया जो कहानी है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है 1957 में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंधा युग के अंकों के नाम है। अंधा युग तो कितनी बार मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ चर्चा किया, शायद आप लोग को तो अभी तक याद भी हो गए होंगे। और अंधा युग के बारे में तो जानते हैं कि इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, और इसका टाइम पीरियड है 1955, जो द्वितीय विश्व युद्ध को बेस बना करके लिखा गया था। ऐतिहासिक घटना महाभारत को रख करके और युद्ध के विभीषिका के त्रासदी को बताने का प्रयास किया गया है धर्म भारती जी के द्वारा। और ये एक गीति नाटक है, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसमें जो 5 अंक है टोटल, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, जिसमें कौरव नगरी, सेकंड पशु का उदय, ये याद कर लेंगे तो आपको बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान। अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अर्धसत्य 4 हो जाएगा। गांधारी का शाप, और 5th हो जाएगा समापन प्रभु की मृत्यु से, प्रभु की मृत्यु। ये इतना में देखिए कि आपका कौन कौन सा अंक है। पशु का उदय है, ये होगा। पांडव विजय नहीं है, गांधारी का शाप है। कौरव नगरी का विनाश, ऐसा नहीं है, कौरव नगरी है ना कि विनाश है। तो सी और डी देखिए किस में है, एक ही में है, यानी कि 4 आंसर। देखिए ई, अगर इससे पहले भी PYQ में मैंने आप लोगों के साथ इतना शेयर किया है, तो अगर ये भी आपको ध्यान पे रहेगा तो आप लोग कितना इजी क्वेश्चन आपको इजी बना ले जाएंगे। तो 60 का देखा कि मैंने कैसे डिटेल एनालिसिस किया। एक क्वेश्चन पे तकरीबन 2-3 मिनट में मतलब आप लोगों के साथ देती हूँ, शेयर करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे
तो वन टाइम में अगर इस तरह से अगर आप PYQ कंप्लीट करते हैं तो आपका कहीं से वन टाइम में JRF होने से नहीं रुकेगा। इसलिए कीजिए, मेहनत कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।